नमस्ते बच्चों। वांडरवाल्स समीकरण की मैं बात करने वाला है यहाँ पर कि वांडरवाल्स समीकरण होती क्या है। उसके बाद बात करने वाला हूँ वांडरवाल्स गैस समीकरण की जो डेरिवेशन है व्युत्पन्न उसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें वांडरवाल्स गैस समीकरण किसको बोलते हैं, तो वांडरवाल्स ने जो गैसों का प्रेशर होता है उसके अंदर कुछ संशोधन किया और कुछ वॉल्यूम में कुछ करेक्शन किया। दाब और आयतन के अंदर संशोधन करके एक समीकरण दी जिसे वांडरवाल्स गैस समीकरण के नाम से जाना जाता है। ये बोला जाता है कि वांडरवाल्स ने बताया कि जो अंतराण्विक आकर्षण बल होते हैं गैसों के अणुओं के मध्य, उनके अंदर आयतन संशोधन और दाब संशोधन करके अपन ने दो पोस्टुलेट्स पढ़े थे पहले, उनमें कुछ करेक्शन किए और दोनों करेक्शंस में एक तो आयतन संशोधन एक दाब संशोधन करके वांडरवाल्स ने एक गैस इक्वेशन दी। उसको अपन वांडरवाल्स गैस समीकरण के नाम से जानते हैं और इसे निम्न प्रकार से लिख सकते हैं P प्लस n स्क्वायर v माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी, जहां a तथा b वाल्स गैस स्थिरांक है। अब इसका डेरिवेशन कैसे होता है इसकी बात अपन करने वाला है। अब बात करने वाले वांडरवाल्स समीकरण का जो डेरिवेशन है वो कैसे होगा, इसको व्युत्पन्न कैसे कर सकते हैं। इसके अगर आपको नोट्स चाहिए, पूरे प्रॉपर नोट्स चाहिए पूरे के पूरी इक्वेशन के, तो इस वीडियो के नीचे लिंक दी है, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ लिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, अगर मैं लिखाना स्टार्ट कर दिया तो ये वीडियो मेरा काफी लंबा हो जाएगा, तो और मैं नहीं चाह रहा कि वीडियो लंबा बने। आप लोगों को पता है कि लंबा वीडियो लोग बहुत पसंद नहीं करते, तो मैं भी नहीं चाह रहा। बातें सब समझ में आएगी कैसे कैसे करेक्शन किया गया। मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ आपको हुआ क्या है इसमें। वांडरवाल्स समीकरण का जो डेरिवेशन है उसमें क्या क्या किया जाता है। एक बार तो आयतन का संशोधन किया जाता है, एक बार दाब संशोधन किया जाता है, दोनों को मिलकर वांडरवाल्स गैस समीकरण की डेरिवेशन दी जाती है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको क्या होता है इसके अंदर। थोड़ी सी बातें मैं लिखूंगा जिससे आप लोगों को भी चीजें याद हो जाएगी और समझ में आने लगेगी। अपन ने बोला कि माना कि तीव्र ताप पर कोई कंटेनर है, उसमें n मोल आदर्श गैस भरी हुई है, n मोल आदर्श गैस। आइडियल गैस इक्वेशन आप लोग जानते हैं, पीवी बराबर nRT होता है। उसी में तो कुछ करेक्शन करेंगे वॉल्यूम और में प्रेशर में। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि कोई कंटेनर है, उसके अंदर एब्सोल्यूट टेम्परेचर T है और उस पर n मोल आदर्श गैस का दाब जो है वो है PI। यहाँ पर PI क्यों बोला मैंने, आइडियल गैस है इसलिए इसका प्रेशर हो गया PI, और जो आयतन है ये तो हो गया दाब, और आयतन क्या हो गया VI। मतलब ये VI का मतलब हो गया आदर्श गैस का आयतन, और ये क्या हो गया आदर्श गैस का दाब। यहाँ पर दोनों चीज आप लोग समझ में आ गई, और इनको मैं आदर्श गैस समीकरण में लिख देता हूँ। जो आदर्श गैस समीकरण होता है वो होता है अपना PI VI इक्वल टू nRT। ये अपना आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन है ये, PV बराबर nRT। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे हिसाब से आप लोगों को, कि यहाँ पर n मोल जो गैस भरी हुई है T परम ताप पर, अपन बोलते हैं कि वास्तविक गैस का दाब P और आयतन V है। ऊपर मैंने बोला n मोल आदर्श गैस, उसके अंदर प्रेशर PI और आयतन VI बोल दिया। अब वास्तविक गैस के आयतन और प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं, कि माना कि T परम ताप पर, नीचे भी अपन यही बात बोलेंगे, माना कि T परम ताप पर वास्तविक गैस का आयतन और वास्तविक गैस का प्रेशर जो है वह क्या हो जाएगा, P और V। ये किसका है, वास्तविक गैस का, रियल गैस। वास्तविक गैस का ये प्रेशर और ये V है। उसको अपन ने आइडियल गैस के लिए I और दोनों जगह I जोड़ दिया। अब अपन को पता है कि जो वास्तविक गैस के जो अणु होते हैं उनके अंदर आंतरिक आणविक आकर्षण बल जो होते हैं, वास्तविक गैसों में क्या होता है अंतर आणविक आकर्षण बल है। उन अंतर आणविक आकर्षण बलों के आधार पर इसका जो प्रेशर है उसके अंदर और वॉल्यूम है उसके अंदर मैंने कुछ करेक्शन करी है, और वांडरवाल्स ने कुछ करेक्शन किए, दोनों के अंदर कुछ
संशोधन किए और संशोधन करके वान डेर वाल्स ने एक समीकरण दी जिसको वान डेर वाल्स समीकरण के नाम से जानते हैं। ये कैसे आए इक्वेशन अभी मैंने बता दी थी आपको कि इक्वेशन आती कैसे, ये अपन को समझना है, और करेक्शन हुआ तो क्या हुआ। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर ये इक्वेशन याद रखना भी। सबसे पहले अपन बात करते हैं आयतन संशोधन की, वॉल्यूम करेक्शन की। आयतन संशोधन, वॉल्यूम करेक्शन। देखो वॉल्यूम करेक्शन में क्या किया इन्होंने, अपने पोस्टुलेट पढ़ा था कि गैस के अणु कंटेनर के अंदर जब भी बढ़ते हैं वो सारे पात्र में फैल जाते हैं। और मैंने एक पोस्टुलेट में बताया था अणुगति सिद्धांत का जो एक अभिग्रहित था, उसमें मैंने बताया था कि गैसों का जो वास्तविक आयतन होता है कुल आयतन की तुलना में बहुत कम होता है, नगण्य होता है। अब नगण्य कब होगा, जब गैस के अंदर अणुओं के बीच में अंतराणिक आकर्षण बल होंगे। मान लो ऐसा समझ लेते हैं अपन, इसमें क्या करेक्शन किया गया कि गैस के अणुओं के बीच में जब अंतराणिक आकर्षण बल होंगे तो गैस के अणु एक साथ इकट्ठे होकर इतने स्थान मान लो इन्होंने घेर लिया। जब गैस के अणु इतना स्थान घेर लेंगे तो ये बोला गया है कि यहाँ पर जो करेक्शन होगा, वो करेक्शन क्या किया गया है कि गैस के अणु में अंतराणिक आकर्षण बलों की वजह से गैस का आयतन थोड़ा सा हो गया, और थोड़ा सा होने की वजह से यहाँ पर गैस के अणु आ गए। अब गैस के अणु यहाँ पर स्वतंत्र विचरण नहीं कर सकते, मतलब इतने स्थान पर गैस के अणु घूम नहीं सकते, और इतने स्थान पर जब गैस के अणु नहीं घूम सकते हैं तो उसी को अपन को निकालना है कि वास्तविक आयतन कितना है, ऐसा कितना आयतन है जिसमें गैस के जो पार्टिकल्स है वो घूम सकते हैं। उन आयतन की अपन कैलकुलेशन करेंगे, और जहां घूम नहीं सकते इस आयतन को बोला गया वर्जित आयतन। क्या बोला गया, वर्जित आयतन, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। इसको अपन को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे किया गया वो अपन बता देते हैं। तो इन्होंने बोला कि जो वान डेर वाल्स था उन्होंने बताया कि जो आयतन है V, वास्तविक गैसों का आयतन क्या है V, उसमें से एक संशोधन राशि अगर अपन घटा दें, उस संशोधन राशि को मैंने बोल दिया B, तो अपन को वास्तविक गैस का आयतन प्राप्त हो सकता है। तो ये इक्वेशन हो जाएगी VI, ये आदर्श गैस, ये वास्तविक गैस, और इसमें से एक संशोधन राशि B घटा दी मैंने, और B क्या है मेरा वर्जित आयतन, जिस पर गैस के अणु घूम नहीं सकते, ये वर्जित आयतन है। अब मुझे इस वर्जित आयतन की कैलकुलेशन करनी है। ये अगर समझ में आ गई तो पूरी थ्योरी बहुत आसान है। वर्जित आयतन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूंगा। वर्जित आयतन क्या होता है ये मैंने बता ही दिया कि ऐसा स्थान जहां पर गैस के अणु आ नहीं सकते उसको वर्जित आयतन बोला गया। ठीक है, तो करेक्शन समझ में आया कि आयतन संशोधन में क्या किया गया कि जो गैस के जो अणु होते हैं, मैं बोल सकता हूं कि माना कि 1 मोल गैस का कुल आयतन कितना V। इसमें ये करेक्शन किया, मैं एक बार दोबारा फिर बता रहा हूं। क्योंकि गैस के जो अणुओं का आयतन है वो नगण्य नहीं है, मैंने पहले भी बोल दिया, फिर बोल रहा हूँ कि गैस के अणुओं का जो आयतन है वो नेग्लिजिबल नहीं है, क्योंकि इनके बीच में अंतराणिक आकर्षण बल पाए जाते हैं जिससे गैस के अणु पास पास आ जाते हैं। जब इसको अपन नेग्लिजिबल नहीं मान रहे तो गैस के अणुओं का जो विचरण का स्थान है वो V ना होकर इससे थोड़ा सा कम होगा, मैंने ये भी बता दिया। और उसमें से कम कैसे निकाला अपन ने कि एक संशोधन राशि मैंने घटा दी, और उस संशोधन राशि को अपन ने बोला B, और B क्या है अपना वर्जित आयतन। ठीक है, और अपन बोल सकते हैं कि जो VI है वो गैस के अणुओं के स्वतंत्र विचरण के लिए स्थान है, इसको अपना आदर्श आयतन बोल सकता हूं। उसको ऐसा कैसे पता कर सकते हैं, V माइनस B। B क्या था, वर्जित आयतन। तो यहाँ पर फिर एक नई थ्योरी, नई चीज आ गई, वर्जित आयतन क्या होता है, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो अपन कर लेते हैं। वर्जित आयतन की गणना आप लोगों को नोट्स चाहिए, नोट्स मिल जाएंगे, इस लिंक वर्जित आयतन की गणना। ये मैंने मेरे हाथों से लिखा, थोड़ा लंबी थ्योरी है, समझ में आ जाएगी। अगर समझ में आ जाएगी तो सब कुछ बातें आप लोग लिख सकते हो, समझ में नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। अपन को यहाँ पर वर्जित आयतन की गणना करनी है और वर्जित आयतन समझना है। मान लो गैस के 2 पार्टिकल्स है, अपन ने बोला था गैस के अणुओं को गोलाकार कण माना जा सकता, तो मैंने गोलाकार कण मान लिया। इसका केंद्र यहाँ है, इसका केंद्र यहाँ है। इन दोनों के बीच की दूरी की अपन बात कर लेते हैं। इसको मैंने बोल दिया A अणु है और ये B अणु, और इसको मैं बोल रहा हूं सिग्मा, इस पूरी दूरी को बोल रहा हूं सिग्मा। तो यहां तक ये कितना होगा, सिग्मा बाई 2, और ये कितना होगा, सिग्मा बाई 2। यहां तक की दूरी पूरी सिग्मा है, तो ये सिग्मा बाई 2 हो गई और ये सिग्मा बाई 2 हो गए। मैं यहाँ पर वर्जित आयतन
की कैलकुलेशन कर रहा हूं और यहाँ पर एक अणु का वर्जित आयतन कैलकुलेट नहीं होगा, ये दो अणुओं के वर्जित आयतन की गणना करूंगा मैं यहाँ पर। कितने अणुओं की? दो अणुओं के। तो जो भी वर्जित आयतन आएगा उसमें 2 का भाग दे दिया जाता है, जिससे ये वर्जित आयतन कैलकुलेट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, यहाँ पर ए और बी दो अणु है और दोनों के वर्जित आयतन की गणना अपन को करनी है। तो मैं बोल रहा हूं कि ये एक एरिया है, मान लो इस अणु के लिए ये हो गया और इस अणु के लिए भी ये हो गया। इसको अगर अपन कैलकुलेट कर लें, इस एरिया को, जिसको मैंने शेडेड कर दिया, छायांकित कर दिया, ये लाइन खींच के, ये जो एरिया अपना, ये एक अणु के लिए नहीं है, दो अणुओं के लिए। ये बराबर है भाई, गोला है ना, यहां से मैंने ये खींचा है दोनों के सेंटर से। ये सिग्मा क्या था? अपना संगत व्यास है, इसको कोलिजन डायमीटर बोलते हैं, इसे अणु टकराते हैं। अब मैं यहाँ पर ये इतना एरिया क्यों लिया मैंने? क्योंकि इस एरिया, ये दोनों इससे ज्यादा पास नहीं आ सकते और इससे ज्यादा दोनों पास नहीं आ सकते, तो यहाँ पर ये स्वतंत्र विचरण नहीं कर सकते। मान लो यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में, तो एक मॉलिक्यूल की बात कर दी मैंने, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे लग जाएंगे तो इस एरिया में नहीं आ पाएंगे ना ये। तो यहाँ पर ये जो एरिया है, ये वाला, ये अपना एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होगा दो अणुओं के लिए, एक के लिए नहीं, दो के लिए। और इसको अपन निकाल लेंगे, वर्जित आयतन की गणना कैसे कर लेंगे? थोड़ा सा आप लोगों को गोले का आयतन पता होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोले का आयतन। तो यहाँ पर एक बड़ा गोला, एक छोटे गोले ए और बी है, और ये बड़ा गोला है ये वाला। तो यहाँ पर इस छोटे गोले की त्रिज्या σ/2 है और बड़े गोले की त्रिज्या क्या हो गई? सिग्मा हो गई। तो अपन इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे आराम से कि ये जो छायांकित भाग है, एक अणु युग्म, ए और बी अणु युग्म हो गया, अणु युग्म द्वारा वर्जित क्षेत्र का आयतन है, जिससे दोनों, यहाँ पर दोनों अणु विचरण नहीं कर सकते, और दोनों अणु विचरण नहीं कर सकते तो अपन एक अणु युग्म के लिए वर्जित आयतन की गणना आसानी से कर सकते हैं। तो अपन कर लेते हैं। एक अणु युग्म के लिए वर्जित आयतन, और वर्जित आयतन बड़ा गोला है छोटा गोला? तो बड़ा गोला है ना, तो अपन बोलेंगे एक अणु युग्म के लिए वर्जित आयतन बराबर सिग्मा त्रिज्या, बड़े गोले की सिग्मा त्रिज्या वाले बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई। अब आर क्या मेरा यहां पर? सिग्मा है, तो मैं बोलूंगा 4/3 पाई सिग्मा क्यूब। ठीक है, एक अणु युग्म के लिए वर्जित आयतन सिग्मा बराबर सिग्मा त्रिज्या वाले बड़े गोले का आयतन, और ये कितना हो गया? 4/3 पाई सिग्मा क्यूब। तो अपन लिख सकते हैं, अर्थात एक अणु युग्म के लिए, एक अणु युग्म के लिए वर्जित आयतन की गणना, एक अणु युग्म के लिए वर्जित आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई सिग्मा क्यूब। आर की जगह क्या जाएगा अपना? सिग्मा। ठीक है, अब अपन को एक अणु के लिए वर्जित आयतन की कैलकुलेशन करनी है, तो उसमें 2 का भाग दे देंगे। ये एक अणु युग्म है, एक अणु के लिए वर्जित आयतन, तो एक अणु के लिए वर्जित आयतन के लिए अपन इसको क्या कर देंगे? 2 का भाग देंगे। ऐसे कर देते, देखो कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। बायो वाले काफी अच्छे होता है, मैथ वाले समझ लेते हैं, क्योंकि मैं खुद बायो का स्टूडेंट हूं, तो मुझे भी प्रॉब्लम आई थी, तो बच्चों को प्रॉब्लम आती है। देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, 4/3 बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/6 पाई सिग्मा क्यूब। दिख रहा होगा आप लोगों को, नहीं दिख रहा तो मैं दोबारा लिख देता हूं। 4/6 पाई सिग्मा क्यूब। ठीक है, ये गुणा कर दिया मैंने, ऊपर 4 एकम 4, 3 गुना 6, 4/6 पाई सिग्मा क्यूब। अब एक अणु का वास्तविक आयतन कितना है वो अपन को कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसा इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक अणु का मतलब जो अंदर वाला गोला है ना, उसका
वास्तविक आयतन कितना है, एक अणु का वास्तविक आयतन, ये तो वर्जित आयतन हो गया, तो एक अणु का वास्तविक आयतन जो छोटा वाला गोला है उसकी अगर मैं बात करूं तो सूत्र तो ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब, पर आर है वो चेंज हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आर चेंज हो जाएगा, और आर कितना हो जाएगा, ये वाला यहां से लेके यहां तक, और ये कितना है सिग्मा बाई 2, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई सिग्मा बाई 2 का क्यूब। बात समझ में आ गई, दोबारा समझो, मैंने बोला एक अणु का वास्तविक आयतन ए और बी ये गोले, इसके लिए वास्तविक आयतन की मैं बात करूं तो कितना हो गया है, इतना सा इसकी त्रिज्या है, तो इस त्रिज्या को मैंने लिख दिया 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 4/3 पाई सिग्मा बटे 2 क्यूब हो गया। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को मेरे हिसाब से। अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकता हूँ, थोड़ा सा देखो, मैं इसको एक काम करूं मैं, चलो इसको ऐसे लिख देता हूँ 4/3 पाई सिग्मा बाई 2 क्यूब। इसी को देखना, मैं इसी को दोबारा यहाँ लिख रहा हूं, इसको और किस किस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि आगे कैलकुलेशन आएगी। पाई आप लोगों के पास, मेरे पास जगह नहीं थी, इस वजह से मैं यहां लिख रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, सिग्मा बाई 2 क्यूब। इसको जब सोल्व करोगे 2 की पावर कितनी होती है 8, 1/8 हो जाएगा, तो इसको पर क्या लिख सकते हैं 4/3 गुणा 1/8 पाई सिग्मा क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो यहां पर ये अगर और इसको मैं थोड़ा सा लिखना चाहूं तो ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूआ 8, तो नीचे क्या बच जाएगा 1/6। तो मैं रिलेशन बताने वाला हूं थोड़ा सा भी आपको। एक अणु का वास्तविक आयतन ये है 1/6 पाई सिग्मा क्यूब, और एक अणु के लिए वर्जित आयतन की अगर बात करें तो वो कितना हो गया 4/6 पाई सिग्मा क्यूब। इसका मतलब इन दोनों में अगर रिलेशन देखें अपन, इसमें और इसमें, एक अणु के वर्जित आयतन के लिए 4/6 पाई सिग्मा क्यूब बोल रहे हैं, और एक अणु का जो वास्तविक आयतन है उसके लिए बोल रहा हूं 1/6 पाई सिग्मा क्यूब। इसका मतलब जो वर्जित आयतन है ना, एक अणु का वर्जित आयतन 4 अणुओं के वास्तविक आयतन के बराबर है, क्योंकि 1/6 इसका भाग दोगे ना इसमें, मतलब 4 1/6 1/6 1/6 लेके आओगे, जब जाके 4/6 होंगे ना, 1/6 गुणा 4 कर दोगे तो ये इसके बराबर होगा। मतलब एक अणु का जो वास्तविक आयतन है, एक 4 अणुओं का वास्तविक आयतन एक अणु के वर्जित आयतन के बराबर होगा। तो इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। इसको एक काम करते हैं, अपन इक्वेशन नंबर दे देते हैं, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर, फिलहाल तो 2 दे देंगे, क्योंकि वो जो समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3, तो मैं अभी लिखने वाला हूं समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि तो अपन यहाँ पर 3 और 4 से अपन को पता चल रहा है कि एक अणु का वर्जित आयतन, मतलब यहाँ पर समीकरण 2 और 3, मैंने मेरे नोट्स में 3 और 4 है, क्योंकि मैंने समीकरण उसको भी दे रखा था 2 और 3, ठीक है। मैं इसको ऐसा करता हूँ 3 और 4 ही कर देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं हो आपको नोट्सों में भी, क्योंकि समीकरण एक ये वाला हो गया, देखो अपना पी आई बराबर NRT, ये हो गया था एक समीकरण तो, और एक समीकरण हो गया VI बराबर V माइनस B, ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1 मैंने यहाँ पे दे रखा है, इसको 3 और इसको 4। तो यहाँ पर मैं लिखा हूं समीकरण 3 और 4 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, देखो 3 और 4 से कि एक अणु का वर्जित आयतन, एक अणु का वर्जित आयतन कितने के बराबर है, तो आप लोग आराम से बोल सकते हो एक अणु का वर्जित आयतन 4 अणुओं के वास्तविक आयतन के बराबर, तो 4 गुणा अणु का वास्तविक आयतन, अणु का वास्तविक आयतन। तो यहां पर अणु का वास्तविक आयतन अभी अपन देख ही लिया 1/6 पाई सिग्मा क्यूब है, ये अपन को दिख रहा था साफ साफ, ये लिख सकते हो आप ये वाला, तो अपन लिख दें इसको, आपकी इच्छा जो लिख दो, ये यहां से मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले आप लोगों को यही मिलेगा, ठीक है। ये एक अणु का वर्जित आयतन हो गया। अब अपन को ये तो एक अणु का हो गया, अपन को तो 1 मोल का निकालना ना, तो 1 मोल के अंदर कितने अणु होते हैं, n अणु, तो अपन क्या करेंगे उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी राशि को, ये एक अणु का वर्जित आयतन हो गया, n अणुओं के लिए तो n
से गुना कर देंगे यहाँ पर 1 मोल के लिए, तो अपन बोल सकते हैं अतः 1 मोल का वर्जित आयतन, तो n से और गुना कर दें। 1 मोल का मतलब यहाँ पे n ले लेता हूं मैं, ये लो, तो यहां लिख सकते हैं अपन 4n गुणा 4/3 पाई सिग्मा बाई 2 क्यूब। ठीक है, और यहां पर n क्या है, अवोगाद्रो संख्या है, इसको एक नया समीकरण दे देते हैं 5। तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां n अवोगाद्रो संख्या है। तो ये मैंने वर्जित आयतन की गणना कर दी है आप। ठीक है, पूछ ले वर्जित आयतन तो कैसे निकालते हैं, इस तरह से वर्जित आयतन कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो प्रेशर करेक्शन की बात करेंगे, दाब संशोधन की बात करेंगे। दाब संशोधन कैसे करते हैं, वीडियो को रोक के आप लोग इसको लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं तो नोट्स से आपको सब कुछ मिल जाएगा जैसा मैंने। दाब संशोधन की अगर अपन बात करें तो प्रेशर करेक्शन में ये बोला जाता है कि वास्तविक गैस के अणु जो होते हैं उनके बीच में परस्पर आकर्षण बल पाया जाता है, जिससे गैस के अणु पास पास आ जाते हैं, जबकि आदर्श गैस के अणुओं के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं पाया जाता। जब आदर्श गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण बल नहीं पाया जाएगा, जबकि वास्तविक गैसों के बीच गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण बल पाया जा रहा है, तो क्या होगा कि गैस के अणु है ना, आकर्षण बल पाए जाने की वजह से उसका जो प्रेशर है आदर्श गैस का, या अपन बोलेंगे आदर्श गैस के अंदर अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल पाया नहीं जाता तो वो दीवार पर जाके टकराएंगे बिना उसके कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं है, जबकि वास्तविक गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण एक दूसरे को खींचेंगे और दीवार से टकराने ही नहीं देंगे, और दीवार से टकराएंगे नहीं है तो उनका जो प्रेशर है तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, किसका, वास्तविक गैस के अणुओं का। तो अपन बोल सकते हैं कि आदर्श गैस के दाब और वास्तविक गैस के दाब में थोड़ा सा अंतर होता है, आदर्श गैस का दाब थोड़ा सा ज्यादा होता है, जबकि वास्तविक गैस के दाब थोड़ा सा कम होता है। उसी के अंदर करेक्शन राशि जोड़ दी जाए, यहाँ घटाना नहीं जोड़ना है, जबकि वहां घटाया जाता है, यहाँ पर थोड़ी सी जोड़ दी जाए तो भी आदर्श गैस के बराबर हो जाएंगे। तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक पी बराबर प्रेशर प्लस एक छोटा सा एक अपन फैक्टर जोड़ दें, छोटा सा दाब जोड़ दें, तो ये हो जाएगा पी बराबर पी प्लस पी। अब इसको अपन को समझेंगे, इसको समझने के लिए एक डायग्राम की मैं सहायता ले रहा हूं। अब वो डायग्राम ऐसा है, मान लो कि कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैं 2 अणुओं पर विचार करता हूं, एक अणु ये रहा और एक अणु ये बीच में है। बीच वाला जो अणु है उस पर सभी दिशाओं के अंदर आकर्षण प्रतिकर्षण बल समान है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल समान है, जबकि ऊपर जो दीवार के पास जो अणु ए और बी अणु की बात कर रहा हूं, एक अणु ए है और एक अणु बी है। तो यहां पर दोनों अणुओं को आप लोग ध्यान से देखो, जो पात्र के मध्य में अणु उपस्थित है ये अन्य अणुओं के द्वारा दूसरे अणु लगेंगे यहाँ पर, ये वाला है, समान रूप से आकर्षित है या प्रतिकर्षित है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं। परंतु ए अणु की अगर अपन बात करें, जो पात्र की दीवार से टकराने जा रहा था, उस पर विचार करें तो होगा क्या, इस अणु के अंदर दूसरे जो गैस के अणु है, इस टकराने जा रहा था गैस के अणु, उसको आकर्षित कर लेंगे, जैसे बोलते हैं टकराने से पहले टांग पकड़ के खींच लेते हैं, तो यहाँ पर गैस के अणु को आगे की पीछे की साइड खींच लेंगे, जिससे टकरा ही नहीं पाएगा, और टकरा ही नहीं पाएगा तो प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसमें ऐसे ही होता है, ये तो एक अणु की बात करें, ऐसे बहुत सारे अणु होते हैं, टकराने वाला था स्पीड से पकड़ के टांग खींच ली उसकी बेचारे की, आकर्षित कर लिया तो वो दीवार से टकरा नहीं पाता, और दीवार से जब टकराएगा नहीं तो उसका जो प्रेशर है डेवलप होना चाहिए, वो प्रेशर डेवलप ही नहीं हो पाता, तो थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाता है किसके अंदर, वास्तविक गैस के अणुओं में। मैंने ये समझाने की कोशिश की है यहाँ पे आप लोगों को, गैस के पार्टिकल्स में से बहुत सारे पार्टिकल्स है, मैंने एक पार्टिकल्स की बात कर ली थी, जिससे अपन को पता है टकराने से उसका जो वेग है वो कम हो जाती है, और वास्तविक गैस का जो दाब है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, उसमें अपने करेक्शन राशि जोड़ दें तो ये अपन आराम से इसको पूरी कर सकते हैं। अब अपन को समझना यह है कि ये जो दाब है इसमें कमी होगी, अब वो कमी 2 कारकों पर निर्भर करती है कि गैस के अंदर कितने सारे अणु बने हुए हैं, मतलब गैस के अंदर अणु का मतलब है जैसे एक छोटा सा एरिया है, उस छोटे से एरिया के अंदर भी तो 50 अणु है, 20 अणु है, 30 अणु है, ये डिपेंड करता है ना उसकी संख्या, अणुओं की संख्या, मतलब एक तरह से बोला जाए डेंसिटी बोल सकते हैं, घनत्व। घनत्व का मतलब क्या होता है, डी बराबर मास अपन वॉल्यूम होता है ना, डी बराबर क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। तो अपन बोलेंगे कि यहाँ पर जो 2 कारक है वो दोनों कारक कौन कौन से हैं, तो अपन बोलेंगे पहला कारक यह है कि प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या,
पहला कारक कौन सा है? प्रति इकाई आयतन में, मैंने यही तो बोला, प्रति इकाई आयतन में कितने अणु हैं। जैसे 50 अणु है तो 50 अणु टकराएंगे, 30 अणु तो 30 अणु टकराएंगे। तो ज्यादा अणु होंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा। प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या जो कि उससे टकराएगा, अणुओं की संख्या। एक बात तो ये होगी। दूसरा जो फैक्टर है वह क्या होगा? अब देखो यहां पर मैंने बोला प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या। अब ये भी दो तरह की हो गई, दोनों प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या ही है। एक अणु तो वह है जो टकराने वाले अणुओं को आकर्षित करेंगे, प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या जो टकराने वाले अणु को, मतलब एक टक्कर खा रहा, पकड़ने वाले 20 है और एक जगह 20 की जगह 10 ही है। प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या जो टकराने वाले अणु को आकर्षित करते हैं। एक कारक तो ये हो गया, अणु को आकर्षित करते हैं। और दूसरा कौन सा जी? वो भी यही है कि प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या। अब ये अणुओं की संख्या कौन सी होगी? वो तो टकराने वाले अणुओं को आकर्षित कर रहे थे। अब यहां पर ये होगा कि ये टकराने वाले थे जो पात्र की दीवार से टकराते हैं, जो पात्र की दीवार से टकराते हैं, जो पात्र की दीवार से टकराते हैं। तो दोनों के दोनों ही आ गए, एक तो टकराने वाले और एक आकर्षित करने वाले। अब अपन बोल रहे हैं यदि गैस के पात्र के अंदर कितने अणु भरे हो? n अणु भरे हैं। मैं बोल रहा हूं यदि पात्र में गैस के n अणु, स्मॉल n अणु भरे हुए हैं। अब गैस के अणु का द्रव्यमान तो होगा कुछ ना कुछ। तो मैं बोल रहा हूं यदि पात्र में गैस के n अणु भरे हुए हैं और प्रत्येक का जो द्रव्यमान है उसको अपन बोल रहे हैं m, या मैं बोल सकता हूं कि जो कैपिटल M है एक अणु का द्रव्यमान। समझना भाई, एक अणु का द्रव्यमान। मैंने वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, फिर भी कोई चीज समझ में नहीं है तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ लेना, जिससे मैं आप लोगों को और बता सकूँ और आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो बना। मैंने यहाँ पर देखो वीडियो फिजिकल केमिस्ट्री की वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि एक m एक अणु का द्रव्यमान और v तथा v क्या है? आयतन। v गैस का आयतन हो तो, v गैस का आयतन हो तो, अभी देखो m और v आ गया। और मैंने थोड़ी देर पहले एक वर्ड बोला था घनत्व। घनत्व को क्या बोलते हैं? d बराबर मास अपन वॉल्यूम। तो एक तरह से घनत्व की बात हो रही है यहाँ पर। तो मैंने बोला यदि गैस के पात्र में n अणु भरे हुए हो और m एक अणु का द्रव्यमान हो और v गैस का आयतन हो तो दाब में कमी हो तो, दाब में कमी, जो ये लगाया था ना P डैश, दाब में कमी P डैश जो ऊपर मैंने लिखा है गैस के घनत्व है, P डैश गैस के घनत्व। और घनत्व क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। गैस के घनत्व है, गैस के n अणु है, m अपॉन v पर निर्भर करेगा, निर्भर करेगा। ये बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। इतनी सारी लैंग्वेज लिखी थी, गैस के n अणु भरे हुए वगैरह वगैरह। मैंने बात डेंसिटी की थी, यहाँ डेंसिटी की दो फैक्टर बता दिए मैंने आप लोगों को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर m जो है प्रत्येक गैस के लिए कांस्टेंट है क्योंकि अलग अलग गैस का द्रव्यमान अलग अलग होता है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, अतः यहाँ m प्रत्येक गैस के लिए, एक गैस के लिए स्थिरांक है क्योंकि अलग अलग गैस का द्रव्यमान अलग अलग होता है। कांस्टेंट है हर गैस के लिए, स्थिरांक है। अतः ओवरऑल अगर ये बात करें P डैश किस पे डिपेंड करेगा? V पे, 1/v। V क्या? आयतन। तो ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर n भी लिख देना भाई क्योंकि n गैस के अणुओं की बात कर रहा हूं मैं। अब किसी के माइंड में आ रही हो कि सर आपने स्क्वायर क्यों लगा दिया? तो भैया स्क्वायर इसलिए लगाया क्योंकि दो फैक्टर थे। प्रति इकाई आयतन देखो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, और दोनों जगह आयतन आ रहा है तो वो आयतन आ गया ना। तो ये टकराने वाले अणुओं की संख्या पर भी निर्भर करता है और खींचने वाले अणुओं की संख्या पर भी निर्भर
करता है। तो यहाँ पर ये देखो P डैश, इसको जब हटाते हैं समानुपाती चिन्ह को तो कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट आता भैया, an स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। इसको भी कोई ना कोई सा समीकरण दे दो, 3 4 तो पहुंच गए थे, तो इसको 5 दे दो, इसको अपन 6 दे देते हैं, समीकरण नंबर 6। और समीकरण नंबर 1 पता है कि नहीं पता? समीकरण नंबर 1 ये था अपना पी आई वी आई बराबर एन आर टी, इसको मैंने समीकरण 1 बोला था। तो पी डैश का मान हो गया और वी आई बराबर वी माइनस एन बी, ये समीकरण नंबर 2 हो गया था। यहां पर देखो आप लोगों को कौन कौन से समीकरण दिख रहे हैं, तो समीकरण नंबर 6, समीकरण नंबर 2। तो हम एक काम कर सकते हैं क्या, करेक्शन किस किस में किया था, प्रेशर में और वॉल्यूम में। तो प्रेशर में करेक्शन और वॉल्यूम में करेक्शन, प्रेशर का करेक्शन का मान ये रहा, वॉल्यूम करेक्शन का मान वो रहा। इन दोनों मानों को अपन समीकरण नंबर 1 में रख दें अगर अपन, पहले तो इसको सलटा लें, इस वाले को यहां पर मान रखें समीकरण 5 में, अपन लिख सकते हैं समीकरण 6 से P डैश का मान समीकरण 5 में रखने पर रखना भाई, पी आई बराबर P प्लस इसका मान ये रहा an स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, ठीक है। और इसको समीकरण नंबर 6 और इसको समीकरण नंबर 7 दे दो। तो अपन बोल सकते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 व 7 से मान रखने पर, मतलब किसका, पी आई और वी आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां लिख देता हूं मैं पी आई तथा, आप लोग देख लेना कौन सा समीकरण है ये, तो लिख सकते हो समीकरण 2 से वी आई का, जबकि समीकरण 7 से पी आई का मान वी आई का मान समीकरण कौन सा है, समीकरण 1 में रखने पर। तो 1 में रखोगे भैया, यहां पर पी आई तो सबसे पहले पी का ही मान रखो, तो पी प्लस एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, फिर यहां पे क्या है वी आई, तो वी आई का मान क्या है, वी माइनस एन बी बराबर एन आर डी। यही तो आपका वान डर वाल्स ये समीकरण था जो कि यहाँ पे आ गया। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। अब यहाँ पर ये सब बातें आप लोग समझ सकते हो कि 1 मोल के लिए, n मोल के लिए, क्योंकि यहाँ पर n है तो n मोल के लिए, अगर 1 मोल के लिए आओगे तो यहाँ पर n को हटा देना, p प्लस a अपॉन बी स्क्वायर वी माइनस बी आर टी हो जाएगा। ये n मोल के लिए है, इसके लिए है n मोल के लिए। अगर 1 मोल के लिए आप लोगों से कोई वान डर वाल्स गैस समीकरण पूछ ले, ऐसे पूछा नहीं जाता फिर भी पूछ ले, तो अपन बताने में हिचकिचाहट नहीं करेंगे। ये 1 मोल के लिए भैया, 1 मोल। तो मेरे हिसाब से चीजें समझ में आई होगी आप लोगों के, फिर भी अगर नहीं आई हो तो कमेंट्स करके जरूर बताना इसमें क्या समझ में नहीं आया। इसके नोट्स मैंने फिर बोल रहा हूँ कि पूरे के पूरे नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस लिंक के जरिए आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।